तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नॉन हिंदी का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने बुक में जितने भी चैप्टर है 23 चैप्टर है उनका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसमें मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट के तहत पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रकार से मैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का नॉन हिंदी का 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, मैथिली का भी 5, संस्कृत का भी 5, अर्थात जितने भी सब्जेक्ट है सभी का मैं 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा आप लोगों के बीच। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतर तैयारी के लिए आप लोगों के बीच इस चैनल को आप लोगों के लिए क्रिएट किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और जितने भी वीडियो आते हैं उसे पूरा देखिए। तो फिलहाल इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताऊंगा वो बुक और ग्रामर दोनों से होंगे, और आप लोग इसमें कितना आंसर सही देते हैं उसका स्कोरिंग करिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में है कबीरदास, बी में है शंकर शैलेंद्र, सी में है अरुण कमल और डी में है रामवृक्ष वेनीपुरी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर ये प्रथम पाठ में कविता है जो कि शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखें, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर ये एक प्रकार की कविता है और जिसका लेखक शंकर शैलेंद्र जी है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये दूसरा चैप्टर जो ईदगाह है जिनका लेखक आप लोगों के प्रेमचंद जी है, तो उसमें ये बातें बताया गया है कि महमूद के पास 12 पैसे है, उसके बाद मोहसिन के पास 15 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे। तो इसमें जो महमूद के पैसे की बात कर रहा है तो 12 पैसे होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा है कि कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए हरिओद सी और बी में है प्रेमचंद जी, सी में है कबीर और डी में है बिहारी। तो देखिए तीसरा कविता जो कर्मवीर है वो तीसरा चैप्टर ही है, तो इनका लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओद जी है। तो हरिओद यहाँ पे दिया गया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओद जी है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठ नरे गाते थे, कौन गाते थे। ऑप्शन ए में दिया है कर्पूरी ठाकुर, बी में दिया है निराला और सी में दिया है कबीर और डी में दिया है बाल गोविंद भगत। तो देखिए ये चौथा चैप्टर का ही है, बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जो है वो ये गीत गाते थे, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठ नरे गाते थे बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत एक प्रकार की रेखा चित्र है जिनका लेखक जो है वो रामवृक्ष वेनीपुरी जी है, और रामवृक्ष वेनीपुरी को कलम के जादूगर से भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बाल गोविंद भगत। ठीक, उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन आप लोगों को अधिक याद होगा कि हुंडरू के जलप्रपात से लिया गया है। ठीक है, तो पांचवा जो है रांची से हुंडरू की दूरी है। ऑप्शन ए में है 17 मील, बी में है 27 मील, सी में है 37 मील और डी में है 47 मील। तो देखिए रांची से हुंडरू की दूरी की बात करें तो वो 27 मील होंगे। कितना? 27 मील। तो इसका ट्रिक से कैसे याद किया जाता है कि किसके बीच कितना दूरी है वो मैं इसके चैप्टर वाले वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने हर एक चैप्टर का वीडियो के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने बता दिया हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है, किसका है। तो देखिए ये जो पंक्ति है वो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई ये बिहारी जी के हैं, तो बिहारी के दोहे से हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। तो ये सिरचन का है जो कि मिथिलांचल के पारंपरिक कहानी में से एक कहानी है ये। तो सिरचन जो है वो पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि बच्चे की दुआ एक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बच्चे की दुआ एक प्रकार के कविता है और कविता के साथ साथ ये प्रार्थना गीत भी है जो कि प्राथमिक विद्यालयों में गाए जाते हैं। तो बच्चे की दुआ ये मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, प्रार्थना गीत। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है मैं स्त्री वध नहीं करूँगा यह पंक्ति किसने कही। तो देखिए ये अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया है और अशोक के शस्त्र त्याग एक प्रकार की एकांकी है। ठीक है, तो मैं स्त्री वध नहीं कहूँगा ये
खुद अशोक जी कहे थे। तो इसका ऑप्शन डी जो देख रहे हैं आप, अशोक, तो अशोक ने ये बातें कही थी। उसके बाद 10वां जो है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। तो देखिए रामधारी सिंह जी का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था और बिहार के पटना में हुआ था। तो बिहार इसका सही आंसर होगा, वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन ए अरुण कमल, बी बिहारी, सी गोपाल सिंह नेपाली और डी कबीरदास। तो देखिए दोस्तों, इसे याद रखने में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि आप बिहारी के हैं या कबीरदास के हैं। दो चीज़ तो आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि बिहारी जो थे वो रीति काल के सिंगारिक कवि थे। क्या? बिहारी रीति काल के सिंगारिक कवि, ये आपको लोगों को याद रखना है, रीति काल के सिंगारिक कवि। और भक्ति काल के निर्गुणोपासक कवि जो है वो कबीरदास जी हैं। तो कबीर के दोहे से लिया गया है और कबीरदास इसका लेखक भी है। ये एक प्रकार की कविता है। तो आप लोगों को ये जानकारी हो गया कि भक्ति काल के कवि और भक्ति काल के निर्गुणोपासक कवि तो कबीरदास ही है। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए में दिया है कहानी, बी में दिया है निबंध, सी में दिया है एकांकी और डी में दिया है जीवनी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विक्रमशिला जो है वो एक प्रकार के निबंध है, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कैसे इसका निर्माण किया गया, किसके द्वारा किया गया, राजा धर्मपाल के द्वारा किया गया था, वो भी 8वीं सदी में। और इसका विध्वंस जो है वो तुर्कों के द्वारा किया गया 13वीं सदी में। तो ये एक प्रकार की निबंध है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद जो देखिए आपको 13 नंबर क्वेश्चन है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है बापू से, सी में है नेहरू से और डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो बापू होगा। और बापू के पुस्तक जब था वो सत्य के प्रयोग उससे मिली थी। ठीक है। सत्य के प्रयोग बापू की ही पुस्तक है। तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू महात्मा गांधी के पुस्तक से मिली थी और बापू महात्मा गांधी के पुस्तक जो कि सत्य के प्रयोग हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं वो सही सही समझ में आता हो। आप लोग काउंट करिएगा कि आप लोगों ने कितना आंसर सही दिए हैं। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीपल पाठ के रचयिता हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया है नरोत्तम दास, बी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, सी में दिया है रामवृक्ष बेनीपुरी और डी में है गोपाल सिंह नेपाली। तो मैं आपको बता दूं कि नरोत्तम दास जो है वो सुदामा चरित्र लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सुदामा चरित्र। उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी जो बाल गोविंद भगत है वो लिखा है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर एशिया तू न गई मेरे मन से लिखा है। ठीक है। उसके बाद जो डी देख रहे हैं आप, गोपाल सिंह नेपाली, ये पीपल कविता लिखे हैं। ठीक है। तो गोपाल सिंह नेपाली छायावादी कवि है। तो आप लोग याद रखें कि छायावादी कविता कौन है, किसके द्वारा लिखा जाता है, तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा। तो छायावादी कवि है गोपाल सिंह नेपाली और पीपल जो है वो छायावादी कविता ही है। तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन ए में है खेमा, बी में है दीनबंधु निराला, सी में है विक्रमशिला, डी में है बच्चे की दुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं खेमा जो है वो पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद जो देख रहे हैं आप दीनबंधु निराला, तो दीनबंधु निराला जो है वो आचार्य शिव पूजन सहाय जी के द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी विक्रमशिला भी पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा और बच्चे की दुआ जो है वो मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो इसीलिए आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा जो दीनबंधु निराला जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है, तो दीनबंधु निराला जी लिखे हैं। कौन? तो आचार्य शिव पूजन सहाय जी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो खेमा जो है वो 8 से 9 साल का लड़का है और दरिद्रता के कारण उनके माता पिता ने उसे कसारा के हाथों बेच देता है। कसारा जो कि मुक्ता काशी होटल के मालिक रहता है, उन पर बहुत ही अत्याचार करता है, उन्हें पीटता है और रात को 2 घंटे तक जो है वो उसे पैर दबाता है, देहात दबाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है बाल मजदूरी के केंद्र में है। तो बाल मजदूरी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता हो। 17 नंबर क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विद्या है। देखिए खुशबू रचती है हाथ पाठ की जो विधा है वो क्या है, तो ये एक प्रकार की कविता है जो कि अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया है।
तो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, ये अरुण कमल जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाठ में निबंध है। ऑप्शन ए में दिया है बच्चे की दुआ, बी में दिया है हौसले की उड़ान, सी में है पेपर और डी में है ठेस। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चे की दुआ जो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है वो एक प्रकार की कविता है। उसी प्रकार से यहाँ पे पीपल जो गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखा गया है, आप लोगों को जस्टिंग बताए हैं, तो ये भी कविता है। उसके बाद ठेस के बारे में बात कर लें तो ठेस एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में हौसले की उड़ान, तो हौसले की उड़ान जो पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है वो एक प्रकार की निबंध है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के बीच है कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन में। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन में दिया है 1931, 1929, 1941 और 1922। तो इसमें जितना भी ऑप्शन है सारा का सारा गलत दिया गया है। क्या दिया गया है? तो सारा का सारा ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले 1940 में, देखिए सुनिए बात मेरी, 1940 में इन्होंने मैट्रिक किया। क्या किया? 1940 में मैट्रिक किया। उसके बाद जो है 40 में मैट्रिक करने के बाद 1940 में ही दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में उन्होंने इंटर आईए में एडमिशन करा लिया। ठीक है, इंटर आईए में कहाँ पे? तो सीएम कॉलेज दरभंगा में एडमिशन करा लिया। उसके बाद 2 साल का कोर्स होता है आईए, तो 2 साल में 42 में उन्होंने इंटर किया। क्या किया? 1942 में उन्होंने इंटर किया द्वितीय श्रेणी से, और 42 में इंटर करने के बाद पुनः उसी साल बीए के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। किसमें? बीए के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, प्रथम साल में। और 1942 के अगस्त क्रांति जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई त्याग कर दिया। तो 1942 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन है यहाँ पे 1942 नहीं है, तो 1942 इसका सही आंसर होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन में कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक, तो याद रखें 1942। ठीक, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, क्या की पंक्ति है? तो देखिए ये झांसी की रानी से है। ठीक है, किससे? तो झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, झांसी वाली रानी थी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर खाली स्थान द्वारा रचित पाठ है। तो देखिए चिकित्सा का चक्कर ये बेढप बनारसी द्वारा रचित पाठ है। तो बेढप बनारसी ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप, ये सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि नरोत्तम दास हैं। ऑप्शन ए में दिया है कवि, कहानीकार, सी में दिया उपन्यास, डी में दिया है निबंधकार। देखिए नरोत्तम दास जी एक कवि है, क्योंकि ये नरोत्तम दास जी के द्वारा जो लिखा गया है सुदामा चरित, ये कविता है, तो कविता के माध्यम से ये कवि है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी तो किससे? देखिए यहाँ पे औरंगजेब से, शाहजहां से, सी में अकबर से और डी में है अंग्रेज़ों से। तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन डी होगा, अंग्रेज़ों से। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता है। तो देखिए राह भटके हिरन के बच्चे जो कि लास्ट चैप्टर है आप लोगों का 23वां चैप्टर, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राह भटके हिरन के बच्चे के कविता के लेखक जो है वो डॉक्टर नी वियतनाम, ये याद रखना है, डॉक्टर नी वियतनाम। इसका फुल नाम नहीं है, उस कविता में भी नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना है। तो वियतनाम याद रखना है, वियतनाम से बिलोंग करते थे वो, तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है, और ये एक कविता ही है। ठीक है, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो कि व्याकरण खंड से लिया गया है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए दोस्तों उच्चारण स्थान का शॉर्टकट ट्रिक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, उसे आप सही से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को 5 से 6 मार्क जो मिलेगा उच्चारण स्थान से, वर्ण विचार से, उसे आप गंवाएं। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए ब का उच्चारण स्थान जो होता है ना वो ओष्ठ से होता है। किससे? तो ओष्ठ से। ठीक, ओष्ठ से होता है पवर्ग का उच्चारण स्थान, तो पवर्ग में आपको ओष्ठ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं।
देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों सर्वनाम के कुल जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। कितना? तो 6 भेद। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझे कि थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। ये आप लोग सब मतलब कम ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो इसका मतलब थोड़ा कौन सा विशेषण है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा रहे तो परिणाम होगा, कुछ रहे तो परिणाम होगा, ज़्यादा रहे तो परिणामवाचक होगा। मतलब वो बोला है कि थोड़ा पानी दीजिए, थोड़ा चावल दीजिए, या कम चावल दीजिए, ज़्यादा चावल दीजिए, तो वो परिणामवाचक होता है। ठीक है। कहेगा 1 केजी चीनी दीजिए तो ये संख्यावाचक हो जाएगा, 2 केजी आलू दीजिए तो ये संख्यावाचक हो गया। तो सी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा जो होता है वो परिणामवाचक होता है। ठीक। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों कारक के जो होते हैं वो 8 भेद होते हैं। कितना? 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो ये सब जो है 8 होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं अगर उत्पत्ति से पूछे तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 4 हुआ। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 4। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है अनुरूप में उपसर्ग है। देखिए अनुरूप, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा होता है। ठीक है। उसके बाद प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगे वाले शब्द होते हैं। देखिए अनुरूप, तो अनुरूप को कैसे तोड़ेंगे। तो अनु एक शब्द हो जाएगा कि नहीं होगा। तो अनु और रूप भी एक शब्द है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो अनु जो होगा वो उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऐसा नहीं समझिएगा कि अ से अनु, तो नुरूप को का भी कोई शब्द होता है, सार्थक शब्द बनना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अनु जो है वो उपसर्ग है। ठीक। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं। देखिए वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों, वर्ण मतलब होता है अक्षर या ध्वनि। तो अक्षर या ध्वनि के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। शब्द के बाद शब्दों के मेल से जो बनेगा वो वाक्य होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ये शब्द कहना है। ठीक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें कि वर्ण मतलब होता है अक्षर। तो अक्षरों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? तो शब्द कहेंगे। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रत्यय के जो है वो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय आप लोगों को याद रखना है। इसका चर्चा मैं डिटेल में आप लोगों को अगले वीडियो में करूँगा। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 35 नंबर क्वेश्चन सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है आपको आदित्य, बी में दिया है मार्तंड, और सी में दिया है अंशुमाली, और डी में दिया है पूर्व। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्व। सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि सांप का पर्यायवाची है। इसमें सूर्य का नहीं है सो पूछा, और इसमें कह रहा है कि सांप का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में दिया है कृषाणु, वैश्वानर, इसके बाद अमीय, और डी में दिया है आपको उरग। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी ही होगा। उरग जो है वो सांप का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है ठोस का विलोम है। ऑप्शन ए में दिया है सरल, डी में दिया है गरल, सी में दिया है बिरल, और डी में दिया है तरल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ठोस मतलब होता है कड़ा। क्या होता है? हार्ड।
तो हार्ड का उल्टा क्या हो जाएगा, तरल हो जाएगा, ठीक है। तो ठोस, तो हार्ड का उल्टा मतलब गला हुआ चीज़, तो तरल पदार्थ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है नयन, ये तो होगा ही। बी में दिया है नयन सुख, सी में दिया है आंसू, और डी में दिया है इनमें से तीनों। देखिए दोस्तों, एक ही ऑप्शन इसमें सही है, और कौन है, तो ऑप्शन ए जो है वो नयन जो है वो सही आंसर है। बाकी बी में दिया गया नयन सुख, भाई नयन तो है, तो नयन मतलब आँख, तो आँख से सुख नहीं करेंगे। उसके बाद आँख से आंसू निकलता है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आँख का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर केवल नयन ही होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि लोकोक्ति को खाली स्थान भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकोक्ति को कहा जाता है कहावत, क्या एक दूसरे के कहा हुआ बातें, तो कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकोक्ति। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अत्यंत प्रिय होना। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। ऊँट के मुंह में थोड़ा सा खाना देंगे तो वो अच्छा नहीं है, ऊँट ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए इसमें मुहावरा जो दिया गया, तो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संधि के कितने भेद हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 3। ऊँट के मुंह में बाद जीरे का अर्थ 43 हुआ, नंबर क्वेश्चन है, ऊँट तो बड़ा होता स्वागत। है तो वो बहुत स्वागत का खाएंगे, संधि उसको विच्छेद आप है। थोड़ा खिला रहे ऑप्शन हैं, ए में दिया है इसीलिए इसका स्व अर्थ हो जोड़ जाता है आगत, ऊँट के मुंह में बी में दिया है जीरा का अर्थ स हर्षुकार सु बहुत जोड़ थोड़ा। आगत, सी में दिया है स दुर्गुकार सु जोड़ आगत, और डी में दिया है स्वा जोड़ गत। तो इसका सही आंसर आप लोगों को याद रखना है कि स हर्षुकार सु जोड़ आगत, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन है, पीला अंबर में है। देखिए दोस्तों, पीला अंबर में क्या है, तो ये जो समास है वो पीला अंबर, पीला हो अंबर जिसका मतलब पीला, मतलब विष्णु जी को कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। देखिए, जिसके शेखर पर, शेखर या शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर ऑप्शन बी में है, वो सही आंसर है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि आँख कौन लिंग है। ऑप्शन में है स्त्रीलिंग, बी में है पुल्लिंग, सी में है उभयलिंग, और डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना, आँख जो है वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए में, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए, यहाँ पे श्रृंगार ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है। तो आप लोगों को देखकर ही पता लग रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो शुद्ध है। तो ये जो श्रृंगार है वो शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे है, पहला में हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, दूसरा में है शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, तीसरा में है हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, डी में है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो आप लोगों को देखने से लगता होगा कि जितने भी वाक्य हमने पढ़े वो सभी सही है, परंतु ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ही है कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, तो ये सही आंसर है, ठीक है। तो डी जो है वो शुद्ध वाक्य है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य शुद्धि से लिया गया है। ऑप्शन ए में है सीता ने भात खाया, बी में है सड़क पर भीड़ लगी है, सी में है आप कहाँ रहते हैं, और डी में है मैं नाव पर
सवार था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, सीता ने भात खाया, तो इसमें आपको सीता भात खाया, तो खाया तो नहीं होगा, सीता स्त्रीलिंग है, तो सीता ने भात खाई ऐसा होता, तो ये गलत है। ठीक है। उसके बाद जो है बी में है सड़क पर भीड़ लगी है, तो ये जो है वो सही होगा। सड़क पर भीड़ लगी है, सड़क जो है वो स्त्रीलिंग है, तो सड़क पर भीड़ लगी है वो सही आंसर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सी नंबर देखिए कि आप कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले देखिए कहने का वाक्य तो सही है, लेकिन वाक्य में यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है। तो आप कहाँ रहते हैं इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न लगाना चाहिए ना, प्रश्न चिन्ह, वैसा तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। उसके बाद डी में देखिए मैं नावों पर सवार था, तो सबसे पहले देखिए मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कभी नाव मतलब क्या, बहुत सारे नाव, तो एक आदमी नावों पर सवार हो सकता है, काफ़ी सारे नाव पे नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी वाक्य गलत है। मैं नाव पर सवार था ऐसा हो सकता था ना, लेकिन ऐसा ये नहीं होगा, नावों पर सवार था ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इसका सही आंसर बी ही होगा। आप लोग इसे कॉन्सेप्ट में रखें याद, जब भी वाक्य शुद्धि की बात करें तब। ठीक है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है काल के कितने भेद होते हैं, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमें ये भी लिखिए कि आप लोगों ने 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव का आंसर सही दिया। ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।